जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं होगा। इसी तरह पढ़ते रहिए। परीक्षाएं नज़दीक है और उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी, क्लास से आपको मदद मिल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग इस चैनल पे क्या क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी, ये विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो फिजिक्स में हम लोग पिछली क्लास में कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, तो वहाँ जो है चीज़ें आपको बेहतर समझ में आई थी। हमने काफ़ी उदाहरणों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया था। टॉपिक था अभिकेंद्री बल। हमने क्या देखा था पिछली टॉपिक में, सीधे टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, अभिकेंद्री बल। फिजिक्स की क्लास में, पिछली क्लास में हमने इसी पे डिस्कस किया था और ये आपको समझ में आ गया था पूरी तरह से। थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, वो किसी वृत्ताकार पथ में गमन कर रही है, ठीक है, किसी वृत्ताकार पथ में गमन कर रही है, तो उस वस्तु का केंद्र की तरफ लगने वाला जो बल है वही क्या है, अभिकेंद्री बल है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, तो ये वृत्ताकार पथ में गमन कर रही है, ठीक है, वृत्ताकार पथ में ये वस्तु गमन कर रही है। तो इसका इसके केंद्र की तरफ जो लगने वाला बल होता है, इसके केंद्र की तरफ लगने वाला बल, इसी बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल। तो यही पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था, कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया था। अब आज हम कुछ और उदाहरण हैं, महत्वपूर्ण उदाहरण जो पिछली क्लास में नहीं हुए थे, उनको हम बताएंगे कि कैसे जो है व्यवहारिक जीवन में अभिकेंद्री बल का हमें उदाहरण मिलता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, आपके हाथ में एक रस्सी है जिसको हम इसकी त्रिज्या मान लेते हैं वृत्त की, ठीक है, ये रस्सी है और इस रस्सी के छोर पर जो है एक पत्थर बंधा है। क्या बंधा है, एक पत्थर बंधा है। तो आप उस रस्सी को अपने चारों तरफ वृत्ताकार पथ में घुमाते हैं, तो ये जो रस्सी है, रस्सी का जो तनाव है, रस्सी का तनाव है, ये क्या करता है, ये इसके केंद्र की तरफ कौन सा बल लगाता है, ये वाला बल लगाता है, अभिकेंद्री बल। इस बल की वजह से वो वृत्ताकार पथ में लगातार घूमती रहती है, ठीक है। इस उदाहरण को हमने आपको अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। तो अंदर की तरफ ये कौन सा बल लगता है, ये बल लगता है अभिकेंद्री बल, ठीक है, तभी ये वृत्ताकार पथ में घूमती रहती है, ठीक है। एक ये अच्छा सा उदाहरण हो गया। अभिकेंद्री बल का एक और अच्छा उदाहरण है, अपने ब्रह्मांड में देखा है कि कैसे, जैसे सोलर परिवार है, सोलर परिवार है, हमारा सूर्य है, ठीक है, सूर्य हमारे सोलर परिवार का मुखिया है। तो आपने देखा होगा कि सूर्य के परितः या चारों ओर 8 ग्रह अपनी कक्षा में इसका चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये जो चक्कर लगाने का क्रम है इनका, अपनी अपनी वृत्ताकार कक्षा में ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी भी चक्कर लगाती है, ठीक है, पृथ्वी भी चक्कर लगाती है। तो और इन ग्रहों के अपने उपग्रह भी हैं जो इनका चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। अब देखिए, ये जो चारों तरफ घूमने की प्रवृत्ति है या चक्कर लगाने की प्रवृत्ति है, ये किस वजह से संपन्न होती है, इनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जैसे ये पृथ्वी इस पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है चंद्रमा पर, सूर्य क्या करता है, सूर्य पिंडों पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, ठीक है। हर पिंड पर जो इसकी परिक्रमा करता है, सूर्य उस पर क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यही गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए इन पिंडों को या इन उपग्रहों को चारों तरफ घूमने के लिए, वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, ताकि वो कंटिन्यू जो है वृत्ताकार पथ में घूम सके। जैसे कि हमने रस्सी वाले एग्जांपल में देखा कि अभिकेंद्री बल जो केंद्र की तरफ लगता है, उसके माध्यम से क्या होता है,
वो जो है लगातार वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करता रहता है। क्लियर हुआ? तो ये किस लिए घटित होता है? ये अभिकेंद्री बल के कारण घटित होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए ठीक है दोस्तों, ये बात आपको क्लियर हो गई। कुछ उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे आप देखिए, नाभिक है, नाभिक है, इलेक्ट्रॉन इसकी परिक्रमा करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसकी परिक्रमा करता है, जिसका आवेश माइनस होता है, ऋणावेश होता है। तो नाभिक की परिक्रमा करता है, तो ये भी किस कारण संभव होता है? केंद्र की तरफ लगने वाले अभिकेंद्रीय बल के कारण। किस बल के कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, ये इसी वजह से संभव हो पाता है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के कारण ये संभव हो पाता है। क्लियर हुआ? तो ये जो है कुछ उदाहरण हो गया। जैसे एक और बहुत मजेदार उदाहरण हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे आपने मौत का कुआं, जादू वगैरह का शो जो होता है, उसमें एक मौत का कुआं होता है। इस तरह का मौत का कुआं होता है। ठीक है, ये आपका मौत का कुआं हो गया। अब इसमें एक मोटरसाइकिल सवार होता है। मान लीजिए ये मोटरसाइकिल सवार है। ठीक है, उसकी मोटरसाइकिल है। ठीक है, अब ये मोटरसाइकिल के दोनों पहिए हैं, ये मोटरसाइकिल सवार। अब इसमें जो है आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल सवार चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है, इसकी दीवारों पर चक्कर लगाता है। बहुत ही खतरनाक स्टंट होता है ये। अब इसमें देखिए, हम समझने का प्रयास करते हैं कि अभिकेंद्री बल कैसे काम करता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये जो दीवालें हैं, ये कुएं की जो दीवालें हैं, ठीक है, ये दीवाल मोटरसाइकिल पर एक बल लगाती है। ये मोटरसाइकिल पर जो है एक बल लगाती है, ऐसे। ठीक है, ये बल किसकी तरफ लगता है? केंद्र की तरफ लगता है। किसकी तरफ लगता है? ये ऐसे लगेगा। ठीक है, ये दीवालें मोटरसाइकिल पर जो है बल लगाती हैं, मोटरसाइकिल पर जो सवार होता है उसके ऊपर बल लगाती हैं। तो मोटरसाइकिल पे ये जो बल लगाती हैं, ये बल क्या है? अभिकेंद्री बल है। और इसी बल की प्रतिक्रिया में मोटरसाइकिल खुद जो है एक बल लगाती है इस दीवाल पर। और ये बल किस तरफ होता है? बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ। मतलब ये दीवाल को दबाती है, बाहर की तरफ बल लगाती है, और दीवाल इस पे जो है अंदर की तरफ एक बल लगाती है, जो कौन सा बल होता है? अभिकेंद्री बल। इसी संतुलन की वजह से क्या होता है कि मोटरसाइकिल वृत्ताकार पथ पे लगातार परिक्रमा करती रहती है। ठीक है, लगातार परिक्रमा करना संभव हो पाता है। तो चलिए, अभिकेंद्री बल आपने अच्छे से समझ लिया होगा और इसमें कोई कंफ्यूजन शेष नहीं होगा। ठीक है, चलिए, अब इसी के साथ हमको जो देखना है, अभिकेंद्री बल के ही साथ हमको क्या देखना है? अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री और अपकेंद्री में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, बहुत ही छोटा सा अंतर है। जैसे आपने इस गोले में देखा, यहाँ मान लीजिए ये केंद्र है। ठीक है, यहाँ आपने देखा अभिकेंद्री बल में कि जो है कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ है, तो ये केंद्र की तरफ, अंदर की तरफ एक बल लगाती है। अपने केंद्र की तरफ वृत्ताकार पथ में घूमते हुए केंद्र की तरफ ये वस्तु बल लगाती है। ये वृत्ताकार पथ में घूम भी रही है, ठीक है, और ये केंद्र की तरफ एक बल भी लगा रही है। तो ये बल क्या था? अभिकेंद्री बल था। और यही वस्तु, ये वस्तु, अगर ये वस्तु बाहर की तरफ, ठीक है, ये बाहर की तरफ एक बल लगाती है, ठीक है, केंद्र से बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, मतलब घूमती हुई वस्तु या गतिमान वस्तु जो वृत्ताकार पथ पर गमन कर रही है, वो केंद्र से बाहर की तरफ जो बल लगाती है, उस बल को क्या कहते हैं? वही बल आपका है अपकेंद्री बल। वो बल कौन सा है? अपकेंद्री बल। जैसे दूध से जो क्रीम सेपरेटर मशीन होती है, क्रीम निकालने की मशीन, क्रीम सेपरेटर मशीन कहते हैं इसको। ये मशीन इसी सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, ये उसका उदाहरण है। तो चलिए देखिए, अब ये आपके सामने अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए इन बलों के बाद हम जो है एक नए कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है? बल आघूर्ण। अब हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। अब केंद्रीय बल और केंद्रीय बल के बाद मूवमेंट ऑफ फोर्स। हम क्या पढ़ेंगे? मूवमेंट ऑफ फोर्स या बल आघूर्ण। समझते हैं ये क्या होता है। आइए देखते हैं कि बल आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण या मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, इसको हम टॉर्क्यू भी बोलते हैं, टॉर्क्यू। ठीक है, इसको हम टॉर्क्यू बोलते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो ये है हमारा बल आघूर्ण। ये बल आघूर्ण होता क्या है? अब देखिए, बल आघूर्ण एक प्रवृत्ति है किसी भी पिंड को, किसी भी पिंड को, किसी भी पिंड को उसके अक्ष, उसके अक्ष के परितः या चारों ओर, परितः घुमाने की प्रवृत्ति। यही जो प्रवृत्ति है ये क्या है? बल आघूर्ण। कैसे? अब मान लीजिए ये है चक्की। गांव में आपने देखा या सुना जरूर होगा कि जो छोटी सी चक्की होती है जिसके माध्यम से हाथ से महिलाएं जो है आटा पहले गेहूं पीसती थी आटे के रूप में, और बहुत सारे अनाज को भी वो पीसा करती थी। अब उसकी जगह आटा चक्कियों ने ले ली है, ऑटोमेटिक आटा चक्कियों ने। आपने इसको देखा होगा, ये बहुत अच्छा उदाहरण है बल आघूर्ण का। अब इस माध्यम से आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर एक हत्था लगा होता है, यहाँ पर एक हत्था लगा होता है। इसी हत्थे को पकड़ के ये जो है क्या होता है? घुमाती है। और यहाँ पर जो है इसका जो भाग होता है यहाँ पर अनाज को डालती रहती है, ऐसे घुमाती रहती है। तो अब यहाँ पर देखिए, किसी भी पिंड को उसके अक्ष के चारों ओर घुमाने की प्रवृत्ति। मतलब ये पिंड हो गया, ये पिंड हो गया, और ये बीच वाला जो हिस्सा यहाँ पर एक धुरी होती है, यहाँ पर एक धुरी या अक्ष होता है, और यहाँ से पकड़ के इसको चारों तरफ घुमाना, यही क्या है? बल आघूर्ण है। क्या है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या है? किसी पिंड को उसके अक्ष के चारों तरफ घुमाने का जो कार्य है या प्रवृत्ति है, इसी को हम मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, टार्क कहते हैं। ठीक है, बल आघूर्ण हमको समझ में आया अच्छे से। अब देखिए एक बहुत अच्छी बात है, आपने देखा एक कब्जा भी आपने देखा होगा, दरवाजे का कब्जा जैसे लगा हुआ है। ठीक है, एक दरवाजे का उदाहरण लेते हैं। ये आपका दरवाजा है। ठीक है, ये आपका एक दरवाजा है। अब यहाँ दरवाजे के पास जो है हैंडल लगा है, दरवाजे के पास हैंडल लगा है। तो ये देखिए, अगर आप हैंडल ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, या तो आप दरवाजा इधर लेके जाएंगे या इधर लेके जाएंगे। यहाँ ये कब्जे से जुड़ा हुआ है और ये इसका क्या है? हैंडल है, हैंडल। और ये इसका क्या है? कब्जा, जहाँ ये फिक्स है। क्या है? फिक्स किया गया। ये क्या है आपका? दरवाजा। अब ध्यान से समझिएगा, आपने देखा होगा कि दरवाजे के किनारे की तरफ एकदम हैंडल लगा होता है। जो दरवाजा होता है उसके किनारे की तरफ उसका हैंडल लगा होता है। आप बहुत आसानी से दरवाजे को खोलते हैं। तो दरवाजे को खोलना या बंद करना, ये क्या है? एक तरह से घूर्णन है। आप समझने का प्रयास करिए, अर्ध घूर्णन है। अगर आप इसको पूरा घुमाएं तो ये पूरा घूम जाएगा। ठीक है, ऐसे समझने का प्रयास करिए कि आप आधा घुमाते हैं, आधा बंद करते हैं। ठीक है, आधा खोलने के लिए घुमाते हैं, आधा बंद करने के लिए घुमाते हैं। पूरा घूर्णन नहीं होता, लेकिन है तो एक तरह का ये घूर्णन ही। तो इसमें हो क्या रहा है? इसमें किसी पिंड को, मतलब आप दरवाजे को आप एक हत्थे के माध्यम से पकड़ के कर क्या रहे हैं? उसके अक्ष के चारों तरफ घुमा रहे हैं। वो जो कब्जा है, ये वाला पार्ट, ये कब्जा क्या है इसका? ये अक्ष है, ये अक्ष है, और यहां से आप पकड़ के उसको घुमा रहे हैं। तो ये क्या है? बल आघूर्ण है। अब इसमें एक
बहुत महत्वपूर्ण बात आपने खुद गौर की होगी, हत्थे को किनारे की तरफ लगाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जहां पर कब्जा लगा है उसके पास हत्थे को लगा दे। कभी महसूस करिए, आप हत्थे को महसूस करिए कि कब्जे के पास लगाया जाए तो क्या हम इतनी आसानी से आप घुमा लेंगे। या चक्की वाले उदाहरण में देखिए, ये जो हाथ की चक्की है, यहाँ पर जो ये हत्था होता है जिसको पकड़ के घुमाया जाता है, इसको किनारे की तरफ जितना पॉसिबल होता है किनारे की तरफ लगाते हैं, उतनी ही आसानी से ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। अगर इसको हम इसके अक्ष के पास लगाएं या जितना पास हम चलते जाएंगे उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा, यह काम कठिन हो जाएगा। या नल आप देखिए, नल आप चलाते हैं, ठीक है, जो हैंड पंप होती है, जो हाथ से चलाई जाने वाली नल होती है या हैंड पंप होती है, तो आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, आप जितना किनारे पकड़ते हैं नल को चलाने के लिए उसके हत्थे को, उतना ही नल आसानी से चलती है, और आप जितना ही करीब से उसको पकड़ेंगे उतना ही चलाना मुश्किल होगा। ऐसा क्यों होता है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, ये उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो चलिए ठीक है। अब ये बात आप एकदम ध्यान रखिएगा कि अक्ष से जितनी दूरी होगी हत्थे की, मतलब जहां ये बल लगाया जाता है, बल लगाने का जो स्थान होता है, लगाने का जो स्थान होता है, बल लगाने का जो स्थान होता है वो जितना ही अक्ष से दूर रहेगा उतना ही आसान होगा, ठीक है। और जितना ही ये अक्ष से करीब होगा, जितना ही अक्ष से करीब होगा उतना ही मुश्किल होगा, ठीक है। तो बल आघूर्ण अधिक किस कंडीशन में होगा, जितना ही अक्ष से वो दूर होगा उतना ही बल आघूर्ण इसमें काम करेगा, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। ये बात आप याद रखिए, कंफ्यूजन मत होना, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए ये क्लियर हुआ। अब देखिए ये बल आघूर्ण आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए एक नई चीज बताते हैं आपको, बल युग्म। बल आघूर्ण में कोई समस्या, आपने उदाहरण के माध्यम से इसको अच्छे से समझ भी लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। इसमें देखिए जो सवाल पूछता है, जब भी पूछेगा उदाहरणों से पूछेगा, तो आप कॉन्सेप्ट को समझ ही गए हैं कि किसी भी पिंड को जो है क्या करना है, उसके अक्ष के चारों तरफ घुमाने की जो प्रवृत्ति है यही है बल आघूर्ण। और जितना ही किनारे आप लगाएंगे, जहां पर बल लगाना है वो स्थान जितना ही दूर होगा, बल आघूर्ण उतना ही अधिक होगा। ये बात अलग है कि आपको उसके लिए बल अधिक लगाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब इसको एक तरह से समझ लेते हैं। ये देखिए राशि क्या है, राशि ये है, राशि क्या, पहले इसका सूत्र समझ लेते हैं। बल का परिमाण, बल आघूर्ण का सूत्र भी देख लेते हैं, बल आघूर्ण का सूत्र देख लेते हैं। बल आघूर्ण बराबर होता है बल, एक तो जो लगाया जा रहा है, जो हत्थे पे बल आप लगा रहे हैं, गुणे बल से अक्ष तक की क्रिया रेखा की दूरी। मतलब इसको सिंपल आप ये समझिए कि बल जैसे ये है, ये अक्ष है, ये बल लगाने का स्थान है, तो बल आघूर्ण कैसे आएगा, बल आघूर्ण मतलब जो यहाँ पर आप बल लगा रहे हैं F, यहाँ पर जो बल आरोपित कर रहे हैं आप जी घुमाने के लिए, ये बल हो जाएगा और F हो जाएगा, ठीक है, F हो जाएगा गुणे ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो बीच की दूरी है, मतलब आप समझिए कि ये दूरी यहाँ भी हो सकती है, ये दूरी यहाँ भी हो सकती है, तो ये जितनी डिस्टेंस होगी, ये जितनी डिस्टेंस होगी वही आएगा आपका बल आघूर्ण। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो बल आघूर्ण अधिक होगा, ठीक है, मतलब इसका मान अधिक आएगा, बल आघूर्ण का मान अधिक आएगा। तो ये चीज़ आप जान लीजिए। इसका जो मात्रक होगा वो मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर। कैसे, देखिए बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है, और दूरी क्या है, इसमें नापी जाती है मीटर में, तो इसका जो मात्रक है वो क्या होगा, न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, याद रखिएगा, न्यूटन मीटर है। और ये राशि कैसी है, सदिश है कि अदिश है, ये राशि सदिश है, क्या है, सदिश है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए बल एक दिशा में लग रहा है, एक दिशा फिक्स है, इसीलिए ये क्या है, सदिश राशि है। तो बल आघूर्ण आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बल युग्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं दोस्तों कि बल
युग्म क्या है, ये क्या है, बल युग्म। ठीक है, आइए समझ लेते हैं बल युग्म के बारे में। बल युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो मतलब दो बलों का जोड़ा, एक तरह से समझ लीजिए। अब किसी भी वस्तु पर देखिए, किसी भी वस्तु पर दो बराबर, यहां ध्यान दीजिएगा, बराबर परंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले बल, ये क्या कहलाएंगे, बल युग्म कहलाएंगे। बल कार्य करने वाले समानांतर बल, इसको समानांतर कह सकते हैं क्योंकि समानांतर काम करेंगे। समानांतर बल युग्म कहलाते हैं। ठीक है, मतलब दो बराबर परंतु विपरीत दिशाओं में, मतलब एक इधर काम करेगा तो एक इधर काम करेगा, ये बल युग्म का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, जितना इसका मान होगा उतना ही इसका मान होगा, दोनों का मान एकदम बराबर होगा, समानांतर होंगे और विपरीत दिशा में काम करेंगे, बैलेंस बना रहेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए बल युग्म का, जैसे पेन और दवात। ठीक है, ये पेन है, ठीक है, चलिए ये पेन है, अब ये पेन का कैप है। ठीक है, अब पेन का ढक्कन आप खोलते हैं। ठीक है, पेन का ढक्कन ऐसे आप खोलते हैं, तो आप ये ध्यान दीजिए, पेन के ढक्कन पे क्या है, आप एक तरफ बल लगा रहे हैं इधर और एक इधर बल काम कर रहा है, विपरीत दिशा हुई। दवात का ढक्कन खोलना, दवात का ढक्कन आप ऐसे खोल रहे हैं, तो एक तरफ आप बल इधर लगा रहे हैं और एक बल उस तरफ लग रहा है, बराबर किंतु विपरीत दिशा में। ठीक है, क्लियर हुआ। ये उदाहरण है। जैसे चाबी वाली गाड़ी है, कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी है, इसमें चाबी लगी है। अब चाबी को आप एक तरफ घुमाते हैं, दूसरी तरफ क्या होता है, वो घूमती है अपने आप। जब चाबी आप भर देते हैं वो दूसरी तरफ घूमती है, तो ये बराबर लगता है बल, दोनों बल बराबर होता है लेकिन दिशा इनकी विपरीत होती है, तो ये बल युग्म हो गया। छोटी सी बात है, आपको बस समझ में आना चाहिए, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए बस, और कोई बात नहीं। ठीक है, अब सरल मशीन देखते हैं हम लोग, मशीन देखते हैं जो परीक्षा में ये पूछा जाता है, ये परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है मशीन के बारे में कि सरल मशीन है क्या। ठीक है, सरल मशीन है क्या, सरल मशीन, सरल मशीन क्या है। मशीन एक्चुअली तो बहुत सारी है, लेकिन सरल मशीन में वो मशीन आती हैं जो किस पर काम करती हैं, बल आघूर्ण पर। किस पर काम करती हैं, बल आघूर्ण पर। तो बल आघूर्ण पर काम करने वाली जो सरल मशीन है उसमें क्या है, उत्तोलक है। क्या है, उत्तोलक। आइए देखते हैं उत्तोलक क्या है, एक तरह की छड़ है उत्तोलक, इसको अच्छे से समझिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तोलक क्या है, एक छड़ है। क्या है, एक ये छड़ है। अब ये सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है। ठीक है, सीधी या टेढ़ी, ये छड़ है जो सीधी या टेढ़ी हो सकती है और ये किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। एक छड़ है ये, ऐसे ऐसे छड़ है, ये सीधी या टेढ़ी भी हो सकती है और किसी निश्चित बिंदु, किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। क्या कर सकती है, घूम सकती है। ये क्या है, उत्तोलक है। ठीक है, अब इसमें तीन बातें हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों आपको देखना है। ठीक है, ये तीनों क्या है, इसमें तीन मुख्य बिंदु होते हैं, तीन मुख्य बिंदु होते हैं। ठीक है, तीन मुख्य बिंदु होते हैं।
पहला क्या होता है? पहला होता है आलंब, पहला होता है आलंब, दूसरा होता है आयास, आयास, और तीसरा होता है भार या कार्य, भार या कार्य। कैसे समझेंगे? देखिए, ये कह रहा है, अभी उत्तोलक के उदाहरण में समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। तो ये कह रहा है कि एक जो है मान लीजिए निश्चित बिंदु होगा, चाहे वो बिंदु यहाँ हो, ठीक है, जिसके चारों तरफ घूमती, तीनों बिंदुओं को हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। मान लीजिए हम लेते हैं आपको कैंची से, ठीक है, कैंची से लेते हैं, बाद में अलग अलग उनको देखेंगे। कैंची क्या है? एक उत्तोलक है, एक सरल मशीन है। हम इसको देखते हैं कैसे ये काम करती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक छड़ है, सीधी या टेढ़ी, मान लीजिए एक छड़, कल्पना करिए आप, जो है एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ, एक निश्चित बिंदु ऐसा होगा जिसके चारों तरफ ये घूमेगी, ठीक है। अब देखिए, ये मान लीजिए कैंची का एक बीच वाला पार्ट हो गया, ये कैंची का सिरा हो गया नुकीला वाला, ठीक है, ये हो गया आपका कैंची का, ठीक है, ये कैंची का पार्ट हो गया। अब मान लीजिए इसको ऐसे बना देते हैं समझने के लिए। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये कैंची है। अब इसमें उत्तोलक में आपको तीन बिंदुओं को बहुत अच्छे से समझना है। किसी भी उत्तोलक में तीन बिंदु होते हैं और तीनों बिंदुओं को समझिए। आलंब, आलंब क्या है? आलंब देखिए वो बिंदु है जिसके तरफ, यही बिंदु की बात आलंब कर रहा है, जो कह रहा है कि निश्चित बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। तो असल में ये इसी बिंदु की बात हो रही थी, यही वो बिंदु है जिसके चारों तरफ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। मतलब ये जो इसका हिस्सा है, चारों तरफ इसके हिस्से की तरफ ये घूम सकती है, ये बीच वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु या आलंब, या आलंब। जो कैंची चाहे आप इधर इसको घुमाइए चाहे इधर घुमाइए, ये निश्चित बिंदु है जिसके चारों तरफ ये घूमेगी। तो आलंब इसमें कौन सा है? ये बीच वाला हिस्सा है। आयास का मतलब क्या होता है? आयास मतलब लगने वाला बल, लगने वाला बल। जहां पर आप उस उत्तोलक में बल लगाते हैं, अपने हाथों से जहां पर आप बल का प्रयोग करते हैं, वो हिस्सा क्या होता है? आयास होता है। ध्यान दीजिएगा, आयास मतलब जहां पर आप बल लगाते हैं। दो चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, तीसरी चीज समझ में आ जाएगी। जहां आप किसी भी उत्तोलक में बल लगाते हैं वो आयास होता है। भाई उंगली यहाँ पर रख के ही आप इसके अंदर आप इसको कैंची का प्रयोग करते हैं, तो ये आयास वाला हिस्सा हो गया। और भार या कार्य, भार या कार्य को आप ऐसे समझिए कि जहां अगर उत्तोलक से कोई भार उठाया जा रहा है या उस उत्तोलक से कोई भी कार्य हो रहा है, तो मशीन उत्तोलक से आप ये तो समझ ही जाएंगे कि कार्य क्या होगा। अलग अलग मशीन से अलग अलग कार्य होगा, लेकिन इस कार्य तो आपको पता ही चल जाएगा। तो भार उठाया जा रहा है या कोई कार्य हो रहा है, तो कैंची से क्या होता है? कोई चीज काटने का काम होता है। मान लीजिए ये कोई हिस्सा है कागज का, इसको आपको इससे काटना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा या कार्य हो जाएगा। इस उदाहरण में क्या है? निश्चित बिंदु आलंब बीच में है, एक तरफ लगने वाला बल या आयास है और दूसरी तरफ क्या है? भार या कार्य है। इसको और अच्छे से समझिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तीन ही बिंदु पे तीन तरह के उत्तोलक काम करते हैं। आलंब मतलब केंद्र वाला हिस्सा है जिसके चारों तरफ वो जो है उत्तोलक घूमता है स्वतंत्रता पूर्वक। आयास क्या होता है? जहां पर बल लगाया जाता है। और भार क्या होता है? उस उत्तोलक के माध्यम से जो कार्य होता है या जहां पर कार्य होता है वो हिस्सा क्या होता है? भार वाला होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें तीन श्रेणी के हम उत्तोलक देखेंगे। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा अलग अलग, और इनको आप अच्छे से समझ के याद करिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में इन्हीं तीन बिंदुओं को अलग अलग करके सवाल पूछता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इसमें जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक,
प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। अब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन से उत्तोलक आएंगे? जैसे आपका कैंची ही था, कैंची, या मान लीजिए प्लास, ये प्लास है, ये प्लास हो गया आपका, ये प्लास हो गया। ठीक है, अब प्लास को भी आप देख रहे हैं तो प्लास से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये कैसा है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तराजू हो गया आपका, ये आपका तराजू हो गया, डंडी वाला तराजू हो गया। ठीक है, ये क्या है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अब इसमें आपको समझना क्या है, पहले उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण से आप इसमें कॉन्सेप्ट बना लीजिए। ठीक है, उदाहरण से आप इसमें कॉन्सेप्ट बना लीजिए। ये मान लीजिए तार को ये काट रहा है, इसमें कोई ये भार को एक बाट रखा हुआ है और ये भार को तौल रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको समझना है, ये तार को काट रहा है, प्लास है, प्लास। प्रथम श्रेणी का जो भी उत्तोलक होगा, प्रथम श्रेणी का जो भी उत्तोलक होगा, उसमें क्या होगा, आलंब जो है बीच में होगा, एक तरफ क्या होगा, आयास, और एक तरफ क्या होगा, भार। मतलब ये बीच में क्या होगा, आलंब होगा, केंद्र में क्या होगा, आलंब होगा। एक तरफ बल लगेगा, एक तरफ कार्य होगा, जैसे कैंची के उदाहरण में आपने देखा। ये होते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। जैसे कैंची में भी आपको समझ पा गया होगा, यहाँ भी देखिए, ये बीच में ये निश्चित बिंदु है जिसके चारों तरफ वो छड़ या उत्तोलक घूम सकता है, फिक्स बिंदु है ये। तो ये क्या हो गया, आलंब हो गया। यहां पर आप हाथों से बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो ये क्या हो गया, आयास हो गया। ठीक है, यहां पर आपने बल लगाया तो ये आयास हो गया। और यहां पर कार्य हो रहा है, तार को आप दबा रहे हैं, भार या कार्य वाला जो हिस्सा था, ये भार या कार्य यहाँ कह सकते हैं। बीच में आलंब, किनारे भार और किनारे आयास, ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, ये बीच में क्या है, आलंब है, जहां पर आप पकड़े हैं ये क्या है, आलंब है। और ये देखिए जहां पर आप बाट रखते हैं, जहां पर आप बाट रखते हैं वो क्या है, वो एक तरह से बल लग रहा है। अब बल कौन सा लग रहा है, जान ही रहे हैं आप, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, नीचे की तरफ भार लग रहा है। अब यहाँ पर भार का मतलब अलग है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अब यहाँ पर जो सामान आप रखते हैं जिसका वेट करने, यही कार्य हो रहा है, या भार वाला जो हिस्सा है वो कहलाएगा। मतलब कार्य का मतलब हो गया कि जिस चीज को आप तौल रहे हैं वो तौलने का कार्य हो रहा है, या वो भार है। लेकिन असल में बल जो भार वाला यहाँ लग रहा है वो एक तरफ लग रहा है, जिधर भी बाट रहेगा आप ऐसे समझने का प्रयास करिए, बीच में आलंब रहेगा, एक तरफ जो है कार्य होगा, एक तरफ बल लगाया जा रहा है बाट को रख के। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। ये कौन है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। बहुत सिंपल है, आप बस ये क्रम याद रखिए कि आलंब, आयास और भार का क्रम क्या है, इसी आधार पर तीनों उत्तोलकों को बांटा गया है। अब दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। दूसरा क्या होगा, द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होगा, इसमें हमेशा याद रखिए आलंब तथा आयास जो होगा उसके बीच भार होगा। आलंब भार ये बीच में होगा, भार या कार्य जो भी आपका है बीच में होगा। और क्या, आलंब यहाँ है, भार कार्य यहाँ है, आयास यहाँ होगा। बस इतना आपको याद रखना है। मतलब एक तरफ ये बल लगेगा, एक तरफ जो बीच वाला हिस्सा था जिसके परितः वो घूमती थी वस्तु, वो किनारे होगा और भार बीच में होगा। अब सोचेंगे आप कैसे ऐसा हो सकता है, ठीक है, देखिए कैसे होगा। अब इसमें देखिए हम एक यंत्र बनाते हैं, ठीक है,
ये यंत्र है नींबू निचोड़ने की मशीन। ठीक है, ये यंत्र क्या है? नींबू निचोड़ने की मशीन। नींबू निचोड़ने की मशीन। अब आपने इसमें देखा होगा कि इसमें जो है काफ़ी बड़ा बना दिया है हमने। नींबू को इसमें रखते हैं, इसको ऐसे खोलते हैं, यहाँ पर इसमें नींबू को रखते हैं और इससे प्रेस करते हैं। फिर यहाँ से जो है छिद्र के माध्यम से गिलास या बर्तन में जो है ये नींबू का रस गिरता है। ठीक है, मतलब इसको दबाते हैं, यहाँ नींबू पे कार्य होता है। ठीक है, नींबू पे कार्य यहाँ हो रहा है और ये यहाँ पर पेंच लगा होता है, यहाँ पर ये पेंच लगा होता है जो कि आलम्ब है। क्या है? आलम्ब है। मतलब आलम्ब किनारे है जहां पर वो बिंदु है ये मशीन घूम सकती है। यहाँ पर ये बिंदु है और बीच में यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है? बीच में हो रहा है, भार यहाँ बीच में है और बल यहाँ पर लगाया जा रहा है, अर्थात ये क्या है? आयास है। यहाँ पर आयास है। क्लियर हुआ? अब इसमें जैसे सरौता भी आप देखिए, सरौता आप देखेंगे तो सरौते में भी यही होता है। आप देख लीजिए, सरौते में सुपारी को बीच में रख के काटते हैं। अब ये देखिए सरौता होता है, सरौते में आपने देखा होगा ऐसे होता है। ठीक है, अब सुपारी को ऐसे बीच में रखा जाता है, सुपारी। यहाँ पर आलम्ब है, मतलब आलम्ब क्या है? किनारे है। आयास देखिए यहाँ पर लग रहा है और जो सुपारी है यही कार्य है या भार है। मतलब यहाँ भी भार या कार्य बीच में है, आयास या बल यहाँ पर लग रहा है और आलम्ब क्या है? किनारे की तरफ है, वो स्वतंत्र बिंदु जिसके चारों तरफ ये मशीन जो है घूम सकती है। ठीक है, उदाहरण से इसको बहुत अच्छे से आप समझिएगा। प्रथम श्रेणी में आप उदाहरण रख लीजिए कैंची का, प्लास का। दूसरे में आप याद रखिए उदाहरण में जो है सरौते का या नींबू निचोड़ने की मशीन का। ऐसे तीसरे को भी हम बताएंगे आपको कभी भूलेगा नहीं। आपको आलम्ब, भार और आयास की स्थिति को बस याद रखना है और उदाहरण याद रखना है। ठीक है, ये जो है उत्तोलक आपको समझ में आ जाएंगे। तृतीय श्रेणी का भी देख लेते हैं, तृतीय श्रेणी का भी देख लेते हैं, ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक देखते हैं। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। अब जाहिर बात एक ही कंडीशन बची है कि अब क्या होगा? बीच में जो है आयास होगा, यही तो बचा है। अब यहाँ पर जो है भार एक तरफ हो जाएगा, यहाँ पर आलम्ब एक तरफ हो जाएगा और ये जो आयास है मतलब जो लगाने वाला बल है ये अब बीच में आ गया। मतलब ऐसा कोई उत्तोलक जहाँ बीच में आप बल लगाते हैं। ठीक है, ऐसा उत्तोलक कौन सा है? ऐसा उत्तोलक है चिमटा। नहीं, ऐसा उत्तोलक कौन सा है? चिमटा। ठीक है, चिमटा में देखिए क्या होता है? आयास बीच में लगता है। ऐसे कैसे होगा? देखिए चिमटे में जैसे ऐसे बनाते हैं हम, चिमटा हो गया। ठीक है, ये चिमटा हो गया। यहाँ आप हाथ से इसको पकड़ते हैं और ये जो चिमटा है यहाँ पर ऐसे ये इसका क्या होता है? यहाँ पर मान लीजिए आपने चिमटे से क्या पकड़ा? कोई छोटा सा पदार्थ पकड़ा या रोटी पकड़ी, कोई भी चीज पकड़ी। यहाँ पर देखिए भार हो गया किनारे की तरफ। आप बल जो कहाँ लगा रहे हैं? बीच में लगा रहे हैं। उन दोनों कंडीशन में ऐसा नहीं था, बल या तो किनारे इस तरफ लगता था या इस तरफ। यहाँ आप चिमटे को कहाँ पकड़ते हैं? बीच में पकड़ते हैं बल लगाने के लिए। तो यहाँ पर बल लग रहा है और आलम्ब तो आप किनारे देख ही रहे हैं कि ऐसा बिंदु है इस उत्तोलक का जहाँ से ये स्वतंत्रता पूर्वक चारों तरफ घूम सकता है। मतलब ये आलम्ब यहाँ किनारे होगा, यहाँ पर आयास या लगने वाला बल बीच में होगा और यहाँ पर जो भी वस्तु पर कार्य किया जाएगा, भार या कार्य, वो क्या होगी? वो लास्ट में एक छोर पर होगी। तो कहने का मतलब ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हुआ। तो तीनों श्रेणी के उत्तोलक आपको समझ में आ गए होंगे।
थोड़ा सा उदाहरणों से आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इनकी स्थिति बिल्कुल क्लियर रखिएगा। आलम किधर होगा, भार किधर होगा, आयास किधर होगा, तो किस श्रेणी के उत्तोलकों में आएंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।